गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ नंबर 2 तलाश। तो तलाश पाठ के बारे में आज मैं समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको इसी पाठ के तलाश के जो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, इसमें 5-6 भाग हैं। तो उसमें से भारत के अतीत की झांकी, इस भाग के बारे में समझा दिया, भारत की शक्ति और सीमा। तो ये 2 पार्ट जो मैंने आपको पहले समझा दिए हैं। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है भारत की तलाश। अभी इसी तलाश पाठ में ही पार्ट नंबर 2 है तलाश, उसी के आगे जो है पार्ट दिए गए हैं। तो आज हम उसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी किताब को खोलकर बैठोगे, क्योंकि मैं उसमें से ही पढ़ के आपको समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बोर्ड पे इतना लिखा नहीं है, बड़े बड़े लेसन हैं, तो इनको लिखने से जो नहीं काम चलता, इसलिए आप अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे, मैं साथ में पढ़ती हूँ, आप भी उसमें से पढ़ते जाओगे और उसको समझा दूंगी मैं। अब आता है पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझमें एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं ये नेहरू जी? क्योंकि आपने इससे पहले वाले जो पार्ट में जो भारत की शक्ति और सीमा, उसमें आपने देखा कि कैसे नेहरू जी ने साहित्य पढ़ा और जो इतिहास, प्राचीन इतिहास को पढ़ा, और पढ़ने के बाद कि भारत क्या है उसके बारे में वो समझना चाह रहे थे ना। तो जब उन्होंने ये पढ़ा, इतिहास पढ़ा, तो वो कह रहे हैं कि मुझे उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा कर दी थी। यानी मुझे कुछ तो पता चला कि भारत क्या है, मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। यानी मैं किसकी तलाश कर रहा था कि आखिर भारत है क्या, भारत की प्राचीन जो शक्ति थी वो क्या थी, मतलब एक शक्तिशाली देश था तो कैसे, फिर उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया था, आज भी उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसे जानदार कहा जा सके। ये कुछ प्रश्न थे नेहरू जी के मन में जो उठ रहे थे। तो वो कह रहे हैं मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट नहीं हो पाया और मुझे ना ही उसका उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। अब इसमें कह रहे हैं भी मध्यम वर्ग के जो लोग थे ना, वो कैसे रहते थे वो बता रहे हैं। और आधुनिक मतलब उस समय पे जो लोग थे उसमें 3 वर्ग के जो लोग थे, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो उसमें जो है मध्यम वर्ग के जो है मध्ययुगीनता, जो मध्यम युग था, उसमें जो वर्ग था उसमें वो कैसे रह रहे थे, यानी गरीबी थी और उनकी बहुत दुर्गति हो रही थी। क्यों हो रही थी? उनकी बुरी गति थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का राज था, ठीक है। अब इनका जो है ये सबका विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। मतलब जिस वर्ग में वो खुद आते हैं वो कहते हैं कि मैं उनकी प्रशंसा नहीं करता, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। अब क्या करते हैं, मतलब देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, और देश की आज़ादी में मतलब ज़्यादातर कौन लोग हिस्सा ले सकते थे? मध्यम वर्ग के लोग। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मध्यम वर्ग, मैं ये सोचता था कि मध्यम वर्ग के लोग ही देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यानी उनकी तरफ देखते थे ना, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास तो वैसे ही खाने पीने के कुछ नहीं होता, इतनी गरीबी होती है, तो वो कैसे जो है अंग्रेजों का विरोध करते, विरोध करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से। और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अपने स्वार्थों के कारण वो वैसे ही उनसे मिले हुए थे, तो वो भी उनका विरोध नहीं करते थे। अब बाकी बचा था मध्यम वर्ग। तो जो मध्यम वर्ग के लोग, एक तो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, गरीब भी जो थे वो कम थे और उच्च वर्ग के भी कम थे, लेकिन मध्यम वर्ग की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। और नेहरू जी को यही आशा थी कि वे लोग जो हैं भारत की आज़ादी में
मतलब अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। यह मध्यम वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, क्योंकि ये मध्यम वर्ग के लोग थे ना, वो खुद को जो है गुलाम समझते थे। वो सोचते थे हमें जंजीरों में जकड़ करके रख दिया गया है, और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था, और ऐसा चाहते थे कि हम उनके गुलाम ना रह करके खुद ही तरक्की करें, हम खुद जो है स्वयं अपना काम करके आगे बढ़ें। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। अब वो कुछ करना तो चाहते थे, स्वयं ही मतलब वर्क काम करके आगे बढ़ना चाहते थे, तरक्की चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन में वो ऐसा करने में असमर्थ थे। इसलिए वो जो है उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना भड़क रही थी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती जिसने हमें रोंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। अब ये पूरी तरह से उसका विरोध, यानी मन में तो थी, चेतना तो थी, जाग रही थी, मन में आ रहा था कि अंग्रेजों का विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उनके साथ मिले हुए थे, और अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। तो वो आपस में लोगों को लड़ा भिड़ा देते थे, जिससे ये एकजुट होकर के उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। अब वो ऐसा चाहते थे, फिर भी मन में इच्छा थी कि इनको हटा करके ही हम कुछ कर सकते हैं, और मतलब अंग्रेजों को हटा करके ही अपना संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। अब मन में सोच थी, लेकिन ऐसा बस में नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकते, यानी अंग्रेजों को बाहर भगा दें, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने में उनका विरोध करें। तो ऐसा वो करने सोचते थे, लेकिन करते नहीं थे, करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। अब वो नेहरू जी क्या सोचते हैं, पहले तो वो मध्यम वर्ग की ओर देख रहे थे कि ये लोग हैं जो कि इतने दुखी हैं और ये उसका विरोध करेंगे और भारत को आज़ाद कराने में मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर देखा कि वो जो है ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तब नेहरू जी का ध्यान कहाँ गया, गांव के लोगों की तरफ, यानी गांव के जो किसान हैं वो जो हैं अंग्रेजों का विरोध करने की ताकत रखते हैं। अब उनका ध्यान उस तरफ चला गया। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यानी नेहरू जी का ध्यान पहली बार उन किसानों की तरफ, उन ग्रामीण लोगों की तरफ गया जो कि इस काम को करने में उनका साथ दे सकते थे, यानी आगे बढ़ सकते थे, भारत को आज़ाद करवाने में आगे बढ़ सकते थे। नेहरू सोचते हैं कि मैं तो ये बात भूल ही गया था, अभी मेरा पहले तो ध्यान ही नहीं गया था इन ग्रामीण लोगों की तरफ, लेकिन अब गया है। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हो गए। यानी पहले तो यह दृश्य बेचैन करने वाला था, यानी जब मैं देखता था ना भी किसानों के साथ मिलकर के ये किया जाए या मध्यम वर्ग के लोगों के साथ मिलकर ये ऐसा किया जाए, तो इसमें मुझे थोड़ा संदेह से उत्पन्न होता था भी ये किसान भी पता नहीं ये लोग भी साथ देंगे या नहीं, ये लोग भी मतलब आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे देश की आज़ादी के लिए। लेकिन जब मैंने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की, जब मुझे लगा कि वास्तव में ही ग्रामीण लोग ये काम कर सकते हैं, तो मेरे भीतर जो मेरी समझ थी और मेरा जो द्वंद्व था, जो मेरी दुविधा थी, मतलब दोनों में उलझे हुए थे ना कि मध्यम वर्ग के लोग करें या ये भारत के जो किसान हैं गांव के लोग ये कर सकते, तो फिर ये मेरी दुविधा जो थी वो खत्म हो गई। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, कुछ लोग थे वो तो जानते थे इन गांव के लोगों के बारे में, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। तो इसलिए उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये कोई नई बात है जो नेहरू जी ने सोची है। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है।
पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया था। अब क्या कहते हैं कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोर, मुझे बहुत दर्द होता था जब मैं लोगों को देखता था असफल होते हुए। यानी वो चाहते तो हैं भी अंग्रेजों का विरोध करके अपने देश के लिए कुछ करें, हैं स्वयं आगे बढ़ें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे। तो मुझे जो है उनकी असफलता और उनकी इस कमजोरी पर बड़ा दुख होता था। लेकिन गांव के जनता में कुछ ऐसा था जिसे देख करके, मतलब जिसे देख करके मैं खुश हुआ, उनकी तरफ बढ़ा, आगे बढ़ा, और उस लोगों, गांव के लोगों ने मुझे अपनी तरफ खींचा, यानी आकर्षित किया। उनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी, यानी जो मध्यम वर्ग के लोगों में नहीं थी। मध्यम वर्ग के लोग और गांव के लोग जो किसान थे उनमें अलग अलग सोचने समझने की शक्ति थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था, यानी आम लोगों की जो सोच है मैं सिर्फ उसको काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। ये नहीं है कि खाली हम कल्पना ही करते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। यानी वो क्या कहते हैं नेहरू जी कि जैसे भारत जो है, भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर विविध धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो सब वास्तव में एक ही हैं। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इतनी विशाल जनसंख्या है और नेहरू जी कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई किसी समुदाय के बारे में नहीं सोचता कि एक समुदाय जो है या वो आज़ाद हो जाएं, या इस धर्म के लोग आज़ाद हो जाएं, इस जाति के लोग आज़ाद हो जाएं, ऐसा नहीं मैं सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आज़ाद हो जाए, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो। वो व्यक्तियों के रूप में सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, किसी एक समुदाय के बारे में या किसी एक धर्म के बारे में नहीं सोचते। क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। अब क्या कहते हैं नेहरू जी कि मैंने उन लोगों से कुछ ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं की थी कि जैसा मैं सोच रहा हूँ या मैं उनसे जो कहूँगा वो वैसा करेंगे, ठीक है। अब इसलिए फिर यदि उन्होंने कुछ नहीं भी किया तो वो निराशा भी नहीं हुई, क्योंकि पहले ही सोचा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया, फिर भी मैंने लोगों से जो उम्मीद की थी उससे मुझे ज़्यादा ही कुछ मिला। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। यानी लोगों में एक होकर रहने की जो शक्ति है, मतलब लोगों में अनेकता में जो एकता पाई जाती है हमारे देश में, और उनकी जो है वो उस उनकी शक्ति को और दृढ़ बनाती है। इससे जो हमारा भारत देश है वो और शक्तिशाली बनता है। और उसका कारण क्या है? भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, यानी हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है जिनको लोगों ने अभी तक कुछ अंशों तक बचाए रखा हुआ है। यानी 1944 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा तब तक लोगों ने बचा करके रखी हुई थी, उसी के कारण ही लोग जो हैं मिलजुल करके रहते थे। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक है, जो अनिष्टकर है। मतलब 200 सालों तक जो है गुलामी का जीवन जीने के कारण मतलब बहुत कुछ तो समाप्त हो गया था। हमारी सभ्यता और संस्कृति जो थी, भारत की संस्कृति, इसमें से बहुत कुछ जो है खत्म हो गया था, क्योंकि 200 सालों से भारत एक गुलाम था, गुलाम देश था इसलिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा बचा भी था जो कि सार्थक था, अभी तक भी जो वो अच्छा था, और कुछ जो था निरर्थक और अनिष्टकर हो गया था। कुछ ऐसा भी था जो बिल्कुल बेकार लगने लगा था। तो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक भारत की तलाश। तो अब आपको इसी पाठ का अगला जो टॉपिक है भारत माता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।